हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। जैसा कि बच्चों हम लोग बीए सेकेंड ईयर की हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर रहे थे, उस सीरीज में हमने अभी तक 2 यूनिट ख़त्म कर दी हैं। ठीक है, उसके 2 यूनिट के केवल 1-2 क्वेश्चन बचे हैं जो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और बच्चों एक और बात है, हमने आपका जो बीए सेकेंड ईयर में जो सेकंड पेपर होता है हिस्ट्री का, वो होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, तो उसमें भी 5 यूनिट हैं। और आप ये मत समझना कि आप एक दिन में जो एक दिन का गैप है उसमें आप कवर कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और अगर फर्स्ट पेपर में जो 4-5 दिन का गैप है उसमें आप या ऐसा करें कि 2-3 यूनिट अभी से कंप्लीट कर लें वर्ल्ड हिस्ट्री की, और जो 1-2 यूनिट बचेंगी, जो आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में गैप है एक दिन का, 2 यूनिट उसमें कवर कर लें। इसी प्रकार आपका वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो सकता है। और बाकी आप अगर चाहें कि एक दिन में कंप्लीट करें तो वो बहुत मुश्किल है। या तो आपको पहले से कंप्लीट होगी तभी आप उसको रिवीजन कर पाएंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या कभी कैसा पढ़ा है आपने, तो ये मुश्किल नहीं है। इसलिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ें पढ़ें, साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री के 2-3 यूनिट कंप्लीट अभी से कर लें। ओके, तो चलिए बेटा, ये जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं सेकेंड यूनिट के, तो वो कंप्लीट किए ले रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन था आपके बाबर के बारे में। बाबर ये था मुग़ल सम्राट का संस्थापक। ठीक है, इसके बाबर से यानी मुग़ल साम्राज्य जब स्थापना होती है तो दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो जाता है। हम पिछले वीडियो में हम बताए थे कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया था। ठीक है, जब इब्राहिम लोदी के साथ इनका प्रथम पानीपत का युद्ध होता है, उस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का काल ख़त्म हो जाता है। और जो आपके इब्राहिम लोदी थे, आपका एक ऑब्जेक्ट बनता है यहाँ से कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान कौन था। तो आपका ये ऑब्जेक्ट भी बन जाता है कि आखिरी सुल्तान कौन थे, इब्राहिम लोदी। ठीक है, और ये लोदी वंश से थे, इब्राहिम। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आएगा आपका कि शायद दिल्ली सल्तनत में युद्ध करते हुए कौन सुल्तान मारा गया था, तो शायद यही थे वो। ठीक है, आपकी 1-2 क्वेश्चन और निकल आते हैं आपके इस क्वेश्चन से। ठीक है, और बाबर भारत कब आया था, जी हम कल आपको करा ही चुके हैं। इसमें आपको थोड़ा बाबर का डिटेल करना है। और बाबर के बारे में कुछ क्वेश्चन तो नहीं ज़्यादा स्पेशल आते हैं, लेकिन मुग़ल काल से औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियाँ होती हैं और अकबर की, उसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो अपन कंप्लीट किए ले रहे। चलिए बाबर के बारे में पढ़ते हैं अपन। देखिए, बाबर 1586 ईस्वी में सल्तनत कालीन के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत के इतिहास में एक नए राजवंश की स्थापना की। और वो राजवंश कौन सा था, वो था आपका मुग़ल वंश। ठीक है, राजवंशों के मुग़ल वंश के नाम से जाना जाता है। भारत के इतिहास में मुग़ल वंश को महत्वपूर्ण गौरव हासिल हुआ। ठीक है, बाबर जो था वो तुर्की नस्ल का था। ठीक है, परंतु बाबर स्वयं मंगोल था और चंगेज़ खां और तैमूर वंश से संबंधित था। मतलब उसका जो परिवार का रिलेशन था वो चंगेज़ खां और तैमूर से था। ठीक है, चंगेज़ खां और तैमूर वंश से संबंधित। उसके पिता तैमूर वंशज थे, माता चंगेज़ वंश की थी। अब सोचिए, चंगेज़ खां वंश की जिनकी माँ हो और पिता तैमूर वंश से हो, वो कितना खतरनाक इंसान हुआ। ठीक है, और ये क्वेश्चन है जी आपके ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा आता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था। तो आप याद रखना, जो पंजाब के शासक दौलत खान लोधी थे और जो इब्राहिम लोधी के रिलेटिव भी थे, जो रिलेशन में शायद चाचा लगते थे, और मेवाड़ के शासक जो राणा सांगा ये प्रमुख थे। ठीक है, इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था कि आप आइए और भारत पर आक्रमण करिए। ठीक है, इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करिए। फिर अब पढ़िए बाबर के आक्रमणता के कारण। ठीक है, कि बाबर क्यों आमंत्रित के लिए क्यों तैयार हुआ, बाबर भारत क्यों आया, ये कुछ रीजन थे बाबर के। तो बाबर की सबसे पहले जो मेन पॉइंट आता है वो बाबर की अस्थिरता आती है कि बाबर वहाँ काबुल में स्थिर नहीं था। कैसा स्थिर नहीं था कि उसके पहली बात तो पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो वो अकेला भी पड़ गया था। और जो अफ़गानिस्तान में जो राजा थे या राजवंश थे, वो बाबर के साथ हमेशा युद्ध हो रहे थे। ठीक है,
और उसकी दूसरी सबसे बड़ी नीति थी बाबर की कि वो बड़ा बनना चाहता था, यानी वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ठीक है, तो ये कुछ अस्थिरता के कारण थे और इन्हीं अस्थिरता के कारण वो भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ। दूसरा ये था बेटा, उस टाइम जब बाबर आक्रमण करने से पहले उत्तर भारत की राजनीति अस्थिर थी, यानी मतलब एक दूसरे से षड्यंत्र में लगे हुए थे दिल्ली सल्तनत में उस टाइम। मतलब ये समझ लो प्रतिद्वंदी ज़्यादा थे। तो एक फ़ायदा बाबर को ये हुआ कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं। राणा सांगा कह रहे थे हम दिल्ली पर राज करना है, मेदिनी राय अलग लड़ रहे थे, और भी जैसे लोधी वंश में थे उनके चाची थे वो कह रहे थे हमें राजा बनना है। तो एक दूसरे में प्रतिद्वंदिता थी। तो उत्तर भारत की राजनीति की स्थिति ये थी कि दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम सुल्तान विलासिता और षड्यंत्रों तथा संघर्षों में लगे हुए थे, जिसमें विदेशी आक्रमण के अवसर बने। ये भी एक कारण था बेटा। ठीक है, दूसरी थी धन की लालसा। ये कॉमन हेडिंग होती है, कोई भी आक्रमणकारी हो आप बिना ये हेडिंग बिल्कुल लगा सकते हैं, धन की लालसा। ठीक है, और मुस्लिम शासकों के लिए 2 हेडिंग कॉमन होती हैं। आप एक तो धन की लालसा लगा सकते हैं, दूसरी इस्लाम धर्म का प्रचार करना। कोई भी मतलब उस टाइम मध्यकालीन में कोई भी आक्रमणकारी आया अगर वो मुसलमान था तो एक तो उसकी धन की लालसा थी और धर्म का प्रचार प्रसार था, और भी ज़्यादा अगर हुआ तो दूरदर्शी हुआ तो वो अपने राज्य का विस्तार भी करना चाहता था, जो बाद में गौरी ने किया भी। ठीक है, जो गौरी ने किया भी था। धार्मिक प्रेरणा का मतलब ये है बेटा कि ऑलरेडी यहाँ मुस्लिम सत्ता थी, जैसे गुलाम वंश हुई, लोधी वंश हुआ, सैयद वंश हुआ, जो ऑलरेडी यहाँ मुस्लिम सत्ता थी यहाँ पर। ठीक है, तो उसने धार्मिक प्रेरणा भी थी कि चलो वहाँ आक्रमण करते हैं, कोई टेंशन कोई धर्म में मतभेद नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम धर्म पहले से है, अपन आक्रमण करेंगे राजा बनेंगे तो आदमी को समझाने में दिक्कत नहीं होगी। सैन्य संपन्न था, सेना संपन्न भी थी उसके अच्छे पास। क्यों? क्योंकि जब कोई आक्रमणकारी होगा अगर उसके पास अच्छी सेना ना होगी तो वो काहे का राजा और काहे का आक्रमणकारी। ठीक है, तो आप ये भी एक कॉमन हेडिंग होती है, कोई भी आक्रमणकारी हो, जैसे मंगोल हुए, इनमें भी अच्छी सेना शक्ति थी, तभी तो आक्रमण कर पाते हो आप। अगर सेना और सेनापति आपके पास अच्छे नहीं है तो आप आक्रमण करने क्यों जाएंगे। ठीक है, छोटी रियासतों का सहयोग मिलना, जैसे राणा सांगा, दौलत खां लोधी, ये हम आपको बता चुके हैं। तो ये कुछ कारण थे बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, आप और लिख सकते हैं इसमें कि अगर कभी पानीपत के युद्ध के परिणाम आ जाएं, और जो हम अभी बता रहे हैं ना आपको, ये आप पानीपत के युद्ध में भी लिख सकते हैं। यही थे पानीपत का युद्ध, मतलब क्या होता है, बाबर का भारत में आने का कारण। तो अगर पानीपत के बारे में पूछे तो ये आप जो हमने अभी तक बाबर स्टार्ट से वो अभी तक बताया है सब आपको, ये सब पानीपत के युद्ध में लिखना है आपको, चाहे बाबर के बारे में आए चाहे पानीपत के युद्ध के बारे में आए। हमेशा पानीपत का युद्ध आता है वो लघु क्वेश्चनों में आएगा। ठीक है, तो ये लघु क्वेश्चन के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, इतना कंप्लीट है आपके लिए कि जितना हमने बताया आपको इतना लिख सकेंगे, पर्याप्त होगा आपके लिए। दूसरा है पानीपत के युद्ध के परिणाम। तो इसके परिणाम 2 ही प्रमुख हुए। ठीक है, और वो कौन कौन से थे बेटा? वो ये थे कि अफगानों की शक्ति का विनाश, यानी जो अफगानी थे, लोधी वंश था, वो शक्ति का विनाश हो चुका था और मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, लेकिन इस युद्ध के बाद बाबर को अभी भारत में रहना है या नहीं रहना है, इसका निर्णय नहीं हो पाया था। वो निर्णय हुआ था जब राणा सांगा को हराया था, तब वो समझ गए थे कि क्योंकि उस समय कि अगर इब्राहिम लोधी के बाद कोई राजा था तो वो राणा सांगा थे। ठीक है, लेकिन नंबर 1 पे कौन थे? इब्राहिम लोधी। सेकंड पे थे राणा सांगा। तो उन्होंने ये सोचा था कि अगर बाबर को हटा दें तो हम बन जाएंगे। उन्हें थोड़ी ना पता था कि बाबर यहाँ आएगा और रुक जाएगा, उन्हें तो ये पता था कि बाबर आक्रमण करेगा वापस चला जाएगा। लेकिन वो वापस गया नहीं, तो राणा सांगा का युद्ध हुआ। वो कौन था? वो खानवा का युद्ध था। वो आपको ट्रिक भी बताई थी एक हमने कि पानी की खान में चांदनी ने घूंघट उतारा। ठीक है, तो खानवा, ठीक है, वो सेकंड युद्ध था। ठीक है, आप इतना लिख सकते हो। अब आपका है सेकंड क्वेश्चन है, राणा सांगा के बारे में आपको थोड़ा बताना है। जो ये भी आपको जब बाबर के बाद एक लघु क्वेश्चन ये बनता है कि राणा सांगा के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन बनेगा तो आप ये लिख सकते हैं कि राणा सांगा उदयपुर में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। ये राणा सांगा सिसोदिया सूरवंशी राजपूत राजवंशी थे। राणा सांगा सही अर्थों में एक बहादुर योद्धा तथा वह शासक थे जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। राणा सांगा मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। वह उस समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे।
भारत के नहीं थे सबसे शक्तिशाली, उस टाइम पे इब्राहिम लोदी थे। ठीक है, वो हिंदू राजाओं में सबसे बड़े थे। राणा सांगा का प्रसिद्ध खानवा का युद्ध हुआ जो बाबर और सांगा के बीच 1527 में हुआ, और राणा सांगा हारे भी। ठीक है, अब ये याद रखना, क्योंकि बाबर ने 4 युद्ध किए थे। किए तो वैसे पाँच थे, लेकिन वो काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, आप 4 ही याद हैं, जो चारों महत्वपूर्ण हैं उसके। अगर आपने अभी पिछला वीडियो ना देखा हो तो आप पहले जाकर वीडियो देखें, बाबर के चारों युद्ध हैं। और अगर ये बाबर युद्ध की नीतियाँ तो आपको चारों युद्धों के बारे में लिखना होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं कौन थे? वो थे बाबर के बेटे। ठीक है, जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, कब हुई थी बाबर की मृत्यु? वो हुई थी आपकी 1530 में। ठीक है, तो 1530 के बाद क्या होंगे? ये गद्दी पे बैठेंगे। ठीक है, और कुछ साहित्यकार ये कहते हैं कि जब बाबर 1530 के जब 1530 चल रही थी, तो उस टाइम हुमायूं की बहुत तबीयत ख़राब थी। ठीक है, तो बाबर ने दुआ मांगी थी कि चाहे खुदा हमारी जान ले ले, हमारे बेटे को बख्श दे। तो ऐसी दुआ मांगने के बाद बाबर की तबीयत ठीक बिगड़ती गई और हुमायूं की तबीयत ठीक होती जाती है। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि बाबर को राणा सांगा की मम्मी या इब्राहिम लोदी की मम्मी ने जहर दिया था, इन कारण से बाबर की मृत्यु हुई। ठीक है, तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत थे। ठीक है, आपको इन चक्रों में नहीं पढ़ना है, आपको अब पढ़ेंगे क्या? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं बाबर का पुत्र था। उसका जन्म 1508 ही में काबुल में हुआ था। ठीक है, जब पानीपत का युद्ध हुआ तो हुमायूं इतने बड़े हो गए थे कि वो पानीपत के युद्ध में बाबर का साथ दिया था उसने, क्योंकि बाबर अपनी सेना लेके तो आ गया था, लेकिन जो वहाँ के राजवंश थे उनको बाबर साथ में लेकर नहीं आया था। तो पानीपत के युद्ध में 8:1 का रेशियो था, मतलब 1 अनुपात था बाबर का और 8 अनुपात था इब्राहिम लोदी का। इतनी छोटी सेना थी उसकी। और बाबर का जब पहले दूसरे दिन युद्ध चला था तो बाबर हार रहा था और इब्राहिम लोदी जीत रहे थे। लेकिन जब हुमायूं और उसके कुछ दोस्त थे बाबर की, तब उसका दोस्त लाया था बारूद, और जो हुमायूं थे वो लाए थे उनके जो छोटे छोटे राजवंश रिहासें थीं, वो उनको कलेक्ट करके जोड़ के हुमायूं लेकर आए थे। तब सेना बड़ी हुई और बाबर ने फिर बाद में युद्ध जीता भी। ठीक है, तो हुमायूं की उम्र भी अच्छी खासी हो गई थी। तो हुमायूं ने 1526 में अफगानों के लड़ाकू दल के नेता हामिद खां को पराजित किया। यह हुमायूं का पहला युद्ध था। ठीक है, और इसके अलावा उसने पानीपत खानवा के युद्ध में अपना शौर्य दिखाया, और बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में हुमायूं का राजाभिषेक हो गया। ठीक है, तो ये हुमायूं का थोड़ा मोड़ा डिटेल है। लेकिन हुमायूं बाबर की तरह, अकबर की तरह सफल एक राजा सुल्तान नहीं थे। ठीक है, न सम्राट थे, वो एक असफल थे। ठीक है, असफल इस कारण से हो गए थे क्योंकि उस टाइम उसका जो प्रतिद्वंदी था शेर खान सा, बहुत ही बहादुर और वो एक वीर योद्धा भी था। ठीक है, तो हुमायूं क्या था? हुमायूं की हार का मेन रीज़न ये था कि हुमायूं के जो चचेरे भाई या उसके भाई या उसकी क्या होता था, 1-2 शादी तो होती नहीं थी। ठीक है, मुगलों की कितने की 4, कितने की 5, और जो नंबर 2 की होती हैं वो तो पता ही नहीं कितनी सारी होती हैं। ठीक है, तो बाबर ये कह गए थे, जो उनके पुत्र थे उन्होंने अपना जो बाबर भारत का हिस्सा था या अफगान का था वो बांट दिया था सभी भाइयों में। तो जो हुमायूं का शासन था वो बहुत छोटा हो गया था, और सेना भी आधी हो गई होगी जब भाइयों में बंटवारा हुआ होगा। तो जो पावर था मुगलों का वो क्या हो गया था? छोटा हो गया था। ये भी एक मेन रीज़न था कि शेरशाह सूरी से उन्हें हारना पड़ा। ठीक है, तो उनकी असफलता के कारण आते हैं तो वही कॉमन हेडेंगे। तो सबसे पहले इनका यही था, किनका? हुमायूं का राज्य का बंटवारा। क्या हुआ था? उन्होंने अपने जो राज्य था उनका तो उन्होंने बांट दिया था अपने भाइयों में। ठीक है, इससे क्या हो गई थी? आर्थिक समस्या हो गई थी, आंतरिक विद्रोह हो रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने क्या किया, अपना जो क्षेत्र था मुगल का वो बांट दिया था। अब ये थोड़ी ना होता कि सब में बांट दें, उन्होंने 1-2 में बांट दिया, 3-4 में बांटता तो कुछ और रिश्तेदार होंगे वो भी कह रहे होंगे हमें बांटो, हमें भी दो, हम भी तो रिश्तेदार हैं। तो इसकी वजह से आंतरिक विद्रोह भी हुए थे। ठीक है, और जब बाबर की मृत्यु हुई और जो अफगान थे जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था तो वो भी क्या कर रहे थे? बाबर की मृत्यु के बाद विद्रोह कर रहे थे।
तो आप अफगानों का विद्रोह लिखना। और शेरशाह सूरी का तो मैन ही था, उनसे संघर्ष किया और हार भी गए थे, कुछ युद्ध भी हुए, ठीक है। वो युद्ध नहीं आते हुमायूं के, इसलिए हमने बिल्कुल जिक्र नहीं किया उनका। और आप न ज़्यादा से ज़्यादा हुमायूं के बारे में उतना ही पढ़ लें, असफलता के कारण पर पूछे जाते हैं, इसलिए हमने उतना ही बताया आपको, ठीक है। और राजगांधी का प्रतिद्वंदी, ये कुछ हेडिंग है असफलता के कारण, ठीक है। और सेना का मतलब अच्छा सेना की मजबूती ना होना, और भी कॉमन हेडिंग बताई थी आपको जो पतन के कारण है। जो अगर आपको हेडिंग ये भूलती हैं अगर तो आप कॉमन हेडिंग भी वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, गलती नहीं मानी जाएंगी आपकी, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन आता है जो आपके कन्फ्यूज़न का बहुत बड़ा विषय है, वो है उत्थान और पतन में डिफरेंस। क्योंकि आपको एक अगला क्वेश्चन लिखना है बाद में कि एक क्वेश्चन आएगा विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, और एक बहमानी साम्राज्य के उदय या पतन के कारण बताइए। विजयनगर साम्राज्य से या बहमानी साम्राज्य से केवल 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो विजयनगर या बहमानी साम्राज्य के उदय पूछेंगे या दोनों का पतन पूछते हैं। तो आप पतन कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का जिसका है आपको लिखना बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, क्योंकि 2 दिन की पढ़ाई में स्मार्टनेस दिखाई जाती है। हार्ड वर्क करना तो आप बिल्कुल जब एडमिशन लें तब से करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब उत्थान होता है सैन्य संगठन का तो मजबूत होता है, लेकिन जब पतन की ओर जाता है तो कमज़ोर हो जाता है। आर्थिक स्थिति क्या होती है, मजबूत होती है, इस साइड क्या होती है, पतन के समय कमज़ोर हो जाती है। आंतरिक विद्रोह क्या होता है, आंतरिक विद्रोह होता है, इसमें आंतरिक संगठित होता है। आंतरिक जब कोई चीज़ उदय होती है तो सभी लोग क्या करते हैं, संगठित होते हैं। और जब क्या होता है, पतन की ओर जाता है तो कलह होता है। और हिंदू नीति या मुस्लिम नीति, अगर हिंदू राजा हुआ तो वो मुस्लिम नीति बनाएगा, और अगर मुस्लिम शासक है तो वो हिंदू नीति बनाएगा, और अगर हिंदू राजा है तो मुस्लिम नीति बनाएगा, ठीक है। तो हिंदू नीति हेडिंग है यहाँ, क्योंकि मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, तो उन्होंने हिंदुओं के साथ तालमेल रखा। जब उत्थान होता है और जब पतन होता है तो मतभेद हो जाता है, ठीक है। तो जो आपको स्टार्ट में उत्थान और पतन की हमने कॉमन हेडिंग लिखवा चुके हैं 10 10 12 12, तो आप ऐसा याद कर लें इसको कि किसी का भी आए तो यही जो कॉमन हेडिंग होती है कि सभी की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, आंतरिक विद्रोह भी होता है, तो आप ये याद कर लें, ठीक है। तो आपकी अब सेकेंडरी यूनिट क्या होती है, ख़त्म होती है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद आपको 3rd यूनिट के वीडियो आज शाम तक मिल जाएंगे, ओके बेटा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपने अभी वीडियो लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू बेटा।